90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और यह आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश के मनोचिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह रावत जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। बच्चों से रिलेट हम अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, इसका कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों की मनोविज्ञान पर? ये निश्चित है कि आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग ये व्यापी हो गए हैं और इनका काफ़ी हद तक बच्चों के मनोविकास पे असर पड़ता है, पर इसको पूरी तरह अभी तक संशोधन करके समझा नहीं गया है। हालांकि हमको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे ये जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए आसानी से अब मोबाइल हर घर में है तो उपलब्ध होते हैं, तो उसके चलते हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय इन पे बिताते हैं। इनके चलते कई बार बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ता है। इसके अलावा बच्चों का जो मनोविकास होता है, इस पे कई जगह कुछ कुछ छोटे छोटे बदलाव आते हैं। बच्चे का जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, ये कम होने लगती है। बच्चा जो पढ़ाई में है कुछ इतना दिमाग नहीं लगा पाता है। हालांकि बच्चे का दिमाग गेमिंग में अच्छा है या सोशल मीडिया चलाने में अच्छा है, पर पढ़ाई और दूसरे चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो कई बच्चों में ऐसा पाया जाता है कि ये समय इन चीज़ों पे ज़्यादा बिताते हुए, जैसे मादक पदार्थ का व्यसन होता है वैसे ही गेमिंग का इनकी आदत पड़ने लगती है। और इन संदर्भों में कई बार माता पिता लेके आते हैं बच्चों की कि समय बहुत ज़्यादा बिताता है, ऑनलाइन गेमिंग में ही समय बिताता है। और इसके अलावा उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकते हैं कि उनके इमोशंस में परिवर्तन आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या कभी कभी गाली गलौज करना, मारपीट करना, ऐसे बदलाव भी आ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें समझनी होगी कि बच्चा जो डेवलप हो रहा है, जिसका मनोविकास हो रहा है, तो कितना समय बिताता है इन चीज़ों पे। समय बिताने के अलावा इन चीज़ों से दूर रह पाता है नहीं, दूर रहने पर क्या और कोई समस्या आती है, बच्चे के व्यवहार में कोई बदलाव आते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए अगर माता पिता ध्यान रखेंगे तो इसको बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। और आजकल जो मनोरोग चिकित्सा है उसमें ये भी माना जाता है कि गेमिंग डिसऑर्डर एक अलग अपने आप में एक समस्या है। उसमें ऑनलाइन गेमिंग, ऑफलाइन गेमिंग, ऐसे दो तरह के गेमिंग समस्याएं मानी जाती है कि ये बहुत तेज़ी से अलग अलग देशों में पाई जा रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि 2 या 3 साल के बच्चे जब पेरेंट्स उनको दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो उनके सामने स्क्रीन होती है जिसमें वो कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। ये लत उसी समय से पड़नी शुरू हो जाती है या इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं? इसमें काफ़ी हद तक दोनों बातें जो आप कह रहे हैं सच है कि एक तो पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं क्योंकि घर में उपलब्ध है एक चीज़ और आसानी से उनको बच्चे को शांत करना है तो स्क्रीन सामने रख देते हैं। और स्क्रीन को देखते हुए कोई भी बच्चा जिनकी दृष्टि ठीक ठाक विकसित है, वो बच्चा उसकी तरफ, उसका ध्यान, एकाग्रता उसकी उस तरफ चली जाती है और बच्चा काफ़ी शांत हो जाता है। तो ऐसे चलते हुए कई बार जो है, इस समस्या के चलते हुए पेरेंट्स जो है कई बार स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अब तक WHO ये भी मानता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी तरह की स्क्रीन नहीं देनी चाहिए। जैसे टीवी हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, इनकी स्क्रीन से उनको दूर रखना आवश्यक है ताकि बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण को अच्छी तरह समझ के उसका विकास पूरी तरह संपूर्णतः हो सके। नहीं तो बच्चा सिर्फ स्क्रीन पे ही समय बिताता हुआ बाहर के दुनिया से ज़्यादा न इंटरेक्शन करते हुए उसका विकास ठीक नहीं हो पाता है। कई जगह लोग कहते हैं कि बच्चे में ऐसे कुछ बदलाव आते हैं जो कुछ बाल मनोचिकित्सा में कुछ बीमारियां मानी जाती है, इस तरह के लक्षण भी पाए जाते हैं इन बच्चों में। जो आप लक्षण की बात कर रहे हैं, ये किस तरह के लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब? बच्चा अपने आप में खोए रहता है, ज़्यादा दूसरों में ध्यान नहीं देता है और दूसरों में ध्यान भी देता है तो उसके सोशल स्किल्स अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाती है। दूसरों से कैसे बात करना, व्यवहार कैसे रहना, तो इनमें भी कुछ डेफिसिट्स या कमियां पाई जाती हैं। और ऐसे बच्चों में कई बार डेवलपमेंटली हो सकता है कि आगे बढ़ के और भी तीव्र समस्या हो। और कुछ समस्याएं ऐसी भी, जैसे ऑटिज़म एक बीमारी होती है, उसकी तरह के लक्षण भी पाए जाते हैं बच्चों में। ऐसा भी मानना है कि उस तरह के लक्षण डेवलप होने लगते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी संशोधन की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है, जैसे स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं और अपनी कुछ
कार्य जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार की, एक माँ की अगर हम बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं और वो बच्चे को उधर इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि बच्चा उधर बिजी हो जाए। क्या इसका कोई विकल्प है कि इस विकल्प पे हम काम करें? इसमें विकल्प जैसे बच्चे को जितना हो सके स्क्रीन से दूर रख के ऐसे ही खिलौने इस्तेमाल करने चाहिए जिनको बच्चा अपने हाथ में पकड़ के उनसे खेल सके या उनको अपने हाथ में रख के खेल सके, और उसको जगह पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए जिसके अंदर बच्चा घूम सके या घूम फिर के खेल सके या दूसरे बच्चों के साथ परस्पर मिल के और फिर खेलने के लिए समय बिता सके, ना कि अकेले में बैठे बैठे स्क्रीन पे समय बिताए, कि उससे सोशल डेवलपमेंट या जो सोशल विकास है उसमें दिक्कत आएगी, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट पूरी तरह नहीं हो पाएगा। तो इसमें विकल्प जैसे हमारे गांव में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो उनको बच्चों को खिलाने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, तो कुछ कुछ टाइम सब दे देते थे। कभी दादा ने कुछ टाइम दे दिया, कभी दादी ने दे दिया, कभी कभी मामा ने या कभी चाचा ने समय निकाल के बच्चे के साथ खेलने के लिए समय निकाला, फिर दिन ऐसे निकल जाता था। तो जॉइंट फैमिली के होने से भी काफ़ी मदद मिलती थी। इसके अलावा बच्चे के लिए अलग अलग तरह के खिलौने जिनके साथ वो हाथ में पकड़ के खेले या उनको सुन के, सूंघ के, महसूस करके खेले, इस तरह के खिलौने अच्छे रहेंगे उनके लिए खेलने के लिए, क्योंकि विकास खेलते खेलते ही होगा छोटे बच्चे का। क्या डॉक्टर साहब इस समय उस आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है जो हमारे पुराने गेम थे, जो पुराने खेल थे, आउटडोर गेम की बात करता हूँ, क्या उस आवश्यकता को फिर से महसूस किया जा रहा है? हाँ, ये निश्चित है कि इनकी आवश्यकता है और इनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए और बच्चे को जितना हो सके समय ऐसे गेम्स में भी बिताना चाहिए। इंडोर गेम्स के अलावा आउटडोर गेम्स में भी अपना मतलब शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इसके लिए फ़ायदा रहेगा बच्चे का, और ये सबसे बढ़िया है। स्कूल में जाने के बाद ये होता है, पर स्कूल में जाने के पहले प्ले स्कूल में ये होने का मौका होता है कि बच्चे को जल्दी 3-4 साल की उम्र में ही प्ले स्कूल में डाल दें, दूसरे बच्चों के साथ बात करते हुए और उनसे खेलते हुए काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लगेगा बच्चा। तो बाकी के जो पहले के 1 से 3 साल तक हैं, तो वहाँ पे घर पे मौका होना चाहिए कि जितना हो सके बच्चा दूसरों के साथ खेले और समय बिताए। अब घर में कोई आदमी हो, रिश्तेदार हो तो अच्छी बात है, और घर में कोई पेट्स हो जिनको सावधानी से रखा जाए तो वो भी अच्छी बात है कि पेट से भी खेलेगा तो बच्चा, उसका मन थोड़ा ज़्यादा लगा रहेगा, या दूसरे छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलेगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो हमारी संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी थी और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी थी। जो एकल परिवार है, एकल परिवार में अक्सर ये देखा जाता है कि वन रूम सेट में रहते हैं, एक कमरा होता है और उसमें टीवी भी होता है और उसमें और भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, पेरेंट्स मोबाइल भी देखते हैं और बच्चे का जो एक्सेस है मोबाइल को लेकर, टीवी को लेकर बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि एक सवाल अक्सर ये उठता है कि प्रिंट में आप पढ़ सकते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, मोबाइल पर बहुत तरह की हिंसा वाली पिक्चर्स भी दिखती हैं, टीवी पर भी अक्सर दिखाई देता है, उससे कैसे बचा जाए? पेरेंट्स को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि बच्चा उन सब चीज़ों से बच जाए? तो कुछ समस्याएं हैं जो एकल परिवार में आती हैं कि लोग कम होते हैं, संभालने के लिए दिक्कत आती है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन प्ले एरिया या पार्क जो होते हैं जहाँ पे सब परिवार इकट्ठा होते हैं, तो इन परिवारों को इकट्ठा करके और उनके साथ, उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए समय बिताया जा सकता है। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि इन मीडिया पे जो अलग अलग तरह के आक्रामक चीज़ें दिखाई जाती है, अग्रेसिव चीज़ें दिखाई जाती है, इनमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर इत्यादि में बच्चे की उम्र के अनुसार ही चीज़ें घर पे बच्चे के पास रखें। हालांकि ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है कि कैसे इसको आप कंट्रोल करें, किस तरह के चैनल रखें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 5 साल के नीचे बच्चे को तो स्क्रीन से दूर रखना है, WHO कहता है जितना हो सके दिन में, मतलब कुछ मिनट का टाइम हो तो भी ज़्यादा है। तो WHO तो सख्त मना करता है कि स्क्रीन टाइम नहीं देना है, पर उसके बावजूद अगर न्यूज़ में सुनाई दे रहा है या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि ऐसे चैनल या इन सब को, जैसे बच्चे के अलग अलग तरह के चाइल्ड लॉक या चैनल को बदलने के लिए डिजिटल मीडिया में सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, तो उनको इनेबल करके रखना जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए और उसकी समझ थोड़ी विकसित ना हो जाए, और इन चीज़ों को समझने के लिए एक तरह से इमोशनल स्टेबिलिटी या स्थिरता ना आ जाए बच्चे के। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश में मनोचिकित्सा विभाग के
एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह रावत जी से। सर, एक सवाल अक्सर उठता है, बच्चे स्क्रीन को अक्सर देखते हैं और उसी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य पर और भी जैसे कि दृष्टि पर, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर और भी किन बातों पर इसका असर पड़ता है? तो जो आप कह रहे हैं ये अच्छी बात है। एक तो शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है अगर बच्चा एक ही जगह बैठ के स्क्रीन पे समय बिताएगा, और फिटनेस बच्चे की कम रहेगी। कई सारे बच्चे ऐसी स्थिति में खाने में अगर कंट्रोल ना रखें तो मोटापा आने का चांस होता है। चाहे आप कह रहे हैं कि दृष्टि पे समस्या हो के दृष्टि, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, ये आ सकती है। इनके अलावा बच्चे का मनोविकास में काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं कि बच्चे का कंसंट्रेशन कम हो सकता है, स्कूल में पढ़ाई में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन, अवसाद, इसके भी सिम्टम्स आ सकते हैं, या एंग्जाइटी, घबराहट, इनके भी सिम्टम्स आने लग सकते हैं। तो ये समस्याएं देखी जा सकती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चे को संभालने में दिक्कत आने लगेगी ऐसे चलते हुए ये समस्याएं। और तो शारीरिक, मानसिक और सोशल हर तरह की समस्याएं बच्चे में दिख सकती है कि बच्चों से, दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में दिक्कत आ सकती है, उनसे बोलने में, खेलने में, ये दिक्कतें दिख सकती हैं इन बच्चों में। डॉक्टर साहब, एक बड़ी दिक्कत आई कोविड में। कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ ले जाया गया, और पहले कहा जाता था कि बच्चों से मोबाइल दूर रखिएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्ले ग्रुप के बच्चे को भी स्क्रीन दिखाई जा रही है, और उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, स्कूल की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से। कैसे बचा जाए? नहीं, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं देखिए, जो ऑनलाइन क्लास के लिए ज़रूरी है वो तो बढ़ाना ज़रूरी है, पर उसमें ये भी ध्यान दे रहा है क्या बच्चा उसका सही उपयोग कर रहा है, क्या स्क्रीन के सामने क्लास में वो अच्छी तरह से ध्यान दे पा रहा है। कई सारे बच्चे स्क्रीन चला के फिर सो जाते हैं, फिर या और कुछ करने लग जाते हैं अपना कैमरा बंद करके, और क्लास जैसे चलती है वो चलती रहती है। इतना बच्चा समझ नहीं पाता है जो पाठ्यक्रम होता है उसको। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल में दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं कि मोबाइल में उसके इस्तेमाल के लिए, और कई कई ऐसे भी किस्से सुने गए हैं जहाँ पे बच्चों को अलग से मोबाइल दिलवाया गया है कोविड के कारण। तो अब उन बच्चों को उनसे छुड़वाना या उससे दूर रखना एक बहुत बड़ी समस्या होती है कई बार। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चा कितना उस पर समय बिता रहा है, और उसके अलावा दूसरा समय निकाल रहा है या नहीं। दिन में ये आधे से 1 घंटा काफ़ी है, पर्याप्त है। अगर क्लासेस लगातार नहीं चल रही है, अगर क्लासेस लगातार चल रही है 6 से 7 घंटे, तो उसके बाद उस पर ध्यान ना देना, मोबाइल पे ज़रूरी है कि क्लास जैसे ही ख़त्म हो उस पर ध्यान ना दें, और मोबाइल से दूर होकर दूसरी जो दिनचर्या होती है उन पे ध्यान दें। तो दिनचर्या पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर उठता है, हम बात करते हैं कि पेरेंट्स, जो बच्चे बड़े हैं, क्लास 10th में है, 9th में है, वो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग का शिकार होते हैं, वो स्क्रीन पर ही अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। पेरेंट्स के सामने समय समस्या ये है कि अगर वो उनसे मोबाइल छीनते हैं या उनके साथ कुछ हिदायत बरतते हैं तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावक क्या करें, क्योंकि कभी कभी गलत कदम भी बच्चे उठा लेते हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अभिभावक को ये ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म तरीके से वो बच्चे के बिहेवियर को, उसके बर्ताव को समझें अच्छी तरह, और ये भी ध्यान दें कि जब भी मोबाइल से या गेम से दूर रख रहे हैं तो किस तरह का बच्चे का व्यवहार होता है। और ये बहुत ध्यानपूर्ण देखना है कि कहीं गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्से का प्रमाण अधिक नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है या ऐसा कोई मन में डाउट होता है अभिभावक के, तो उनको कहीं ना कहीं हमारे जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे परामर्श करना है, उनसे मिलके इसको डिस्कस करना है कि इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये समस्या काफ़ी जटिल है। और ये संभव है कि उम्र कम होने के कारण और विकास ठीक न होने के कारण वो काफ़ी आक्रामक हो सकता है बच्चा, और ऐसे व्यवहार कर सकता है जिसके कारण अभिभावकों के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलना, उनसे परामर्श करना, और कहीं ना कहीं मदद लेना स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे भी समझ के कि इस व्यवहार को क्या वो भी पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है कुछ लोगों के प्रति कंफर्टेबल फील करता है, जैसे दादा हो, दादी हो, नाना हो, तो उनका लाडला रहता है या लाडली रहती है बच्ची। तो ये बच्चे जो हैं गुस्सा अधिक दिखा सकते हैं, पर ये समझे बगैर कि गुस्से का क्या दुष्प्रभाव होगा दूसरों पे और स्वयं पे। तो इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें हर इंडिविजुअल केस में अलग तरीके से उसको समझना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा इसमें। और कई बार आते हैं हमारे पास पेरेंट्स इन समस्याओं के साथ, काउंसलर्स के पास जाते हैं,
और इनमें कई बार काउंसलिंग और थेरेपी इसी से ट्रीटमेंट से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए दवाइयाँ जो हैं इतनी अच्छी तरह विकसित नहीं हैं ऐसी समस्याओं के लिए जो गेमिंग की प्रॉब्लम होती है। इंटरनेट गेमिंग हो, ऑफलाइन गेमिंग हो, मोबाइल गेमिंग हो, इसके लिए धीरे धीरे जो है चिकित्सा डेवलप हो रही है या विकसित हो रही है। बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने आपने कि अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो मनोचिकित्सक से, मनोविज्ञानी से आप संपर्क कर सकते हैं। ये पेरेंट्स के लिए बहुत लाभदायक भी होगा। डॉक्टर साहब, आपके पास तो बड़ी संख्या में पेशेंट्स आते हैं। किस तरह के पेशेंट्स इस समय ज़्यादा बढ़ रहे हैं? अभी तत्काल में देखिए, ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं, उनमें ये दिक्कत पाई जाती है कि मादक पदार्थों का इस्तेमाल, ये समस्याएं बच्चों में काफ़ी पाई जाती है। अलग अलग तरह के मादक पदार्थ हैं, तंबाकू है, भांग है, मदिरा है। तो इनके इस्तेमाल और इनके दुष्प्रभाव के कारण, या इस्तेमाल चालू हुआ है, दुष्प्रभाव कुछ नहीं हुआ है, पर अभिभावक जो है चिंतित है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, और बच्चा पूरी तरह उसको अभिभावक को बता नहीं रहा है खुल की समस्या, तो ताकि उनको लेके आते हैं दिखाने के लिए। इनके अलावा ये समस्याएं जिनको बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं, तो बिहेवियरल एडिक्शन जिनमें जैसे मोबाइल का यूज़ हो, गेमिंग हो, ये काफ़ी धीरे 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 पाए जा रहे हैं। और ये साथों साथ पाए जा रहे हैं कि कई बार दूसरे व्यसन भी होते हैं और उनके साथ गेमिंग की भी समस्या चल रही है बच्चे के अंदर, ये पाए जाते हैं। और इनके लिए अलग अलग तरह से हमें काउंसलिंग, थेरेपी और दवाइयों से ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते हुए बच्चे को किस तरह से मॉनिटर किया जाए? पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहिए? बढ़ते हुए बच्चे के लिए जैसे नवजात शिशु है, नवजात शिशु से 3 से 4 साल तक तो हर बार बच्चे के विकास के लिए हम बच्चे के डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में। तो जो बच्चों के डॉक्टर हैं या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये देखते हुए बच्चों पे ध्यान रखते हैं कि हर तरह से विकास इसका संपूर्ण तरीके से हो रहा है बच्चे का। और उसके बाद जैसे ही बच्चा नर्सरी, स्कूलिंग में जाने लगता है, तो अभिभावकों को ये ध्यान रखना है कि वो संपर्क में रहें टीचर्स और स्कूल और दूसरे बच्चों के दोस्तों से, उनके माता पिता से, ये जानने के लिए कि उनके बच्चे का विकास भी ठीक हो रहा है। कई बार जब हम शाम को बच्चे को खेलने ले जाते हैं, छोटा बच्चा है, तो वहाँ पे जब दूसरे बच्चों के साथ बच्चा खेलता है, तो उसी में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती कि बच्चे का व्यवहार कैसा है। बच्चा आसानी से घुलता मिलता है दूसरे बच्चों से, या थोड़ा अपने आप में रहना पसंद करता है, या घुलने मिलने में कोई दिक्कत है, या अपने गुस्से को कंट्रोल करने में, या अपने इमोशन को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए खेल में और उसके विकास में ध्यान रखना थोड़ा आसान है। जैसे वो बड़े होने लगते हैं, कुछ हद तक स्कूल और पाठ्यक्रम में कितना उनका अच्छा परफॉर्मेंस है, एनुअल परफॉर्मेंस है, सालाना जो परफॉर्मेंस है वो कैसे चल रहा है, इस पे ध्यान देते हुए भी अभिभावक काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी, दूसरी गतिविधियों में कितना इन्वॉल्वमेंट है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो बच्चा साथ में जा रहा है नहीं, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है, रुचि है, और हॉबीज़ क्या क्या डेवलप कर रहा है, कल्टिवेट कर रहा है। तो ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे है, ये ध्यान में रखना है। काफ़ी हद तक हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में सक्षम हो, ये काफ़ी नहीं है, पर अगर समाज में सक्षम हो जाए बच्चा, घुलने मिलने में, दूसरों से बात करने में, अपना काम करवाने में और ज़िंदगी बिताने में, तो वो सबसे ज़रूरी है। दो महत्वपूर्ण बातें आपने डॉक्टर साहब बताई हैं। एक तो सामाजिक भागीदारी और एक है पढ़ाई। बैलेंस कैसे बनाएं? ये जो आप पूछ रहे हैं बहुत ही जटिल सवाल है, क्योंकि आजकल पाठ्यक्रम काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा समय पाठ्यक्रम पे ही बिताना पड़ता है। इतना समय कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, आगे बढ़ना है, तो इसमें बहुत समय जाता है बच्चे का। और कहीं न कहीं अभिभावकों को ये ध्यान रखना है कि कहीं इसके कारण बच्चे पे जो स्ट्रेस या चाप है, इसका स्तर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, और इसके कारण कहीं बच्चे का जो मानसिक विकास है, उस पे कोई बाधा नहीं आ रही है, या मानसिक तौर में बच्चे पे अवसाद या घबराहट, एंग्ज़ायटी, इनके लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बैलेंस है कि जैसे कोई पाठ्यक्रम बहुत मुश्किल है, तो अभिभावकों को आपस में चर्चा करके इसको समझना पड़ेगा, टीचर से चर्चा करके इसको समझना पड़ेगा कि क्या ये पाठ्यक्रम हम बच्चे का बदल दें, या इससे आसान पाठ्यक्रम ले आएँ। या कोई भाषा में किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है, तो क्या इस भाषा को बदल के सब्जेक्ट में दूसरी भाषा रखनी चाहिए। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए कहीं साइकोलॉजिस्ट को परामर्श करके, साइकोलॉजिस्ट से मिल के
क्या इसमें कोई बच्चे को मदद की ज़रूरत है तो वो लेके आएँ। दूसरी तरफ से अभिभावक प्रयत्न करते हैं कि ट्यूशन में भेजते हैं बच्चे को, जो अच्छी बात है, पर ट्यूशन में भेज रहे हैं, स्कूल में भी भेज रहे हैं, कुल समय बच्चे का पूर्णतः उसी में जा रहा है, खेल-कूद नहीं है, बाकी के बच्चों से कहीं सामाजिक इंटरेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो ऐसी परिस्थिति में अभिभावकों को ध्यान रखना है कि बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छी तरह हो रहा है, और इस पे ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पाठ्यक्रम बढ़ने के कारण कई सिटीज़ में कुछ एक नई ट्रेंड भी पाई जाती है कि कई सारे अभिभावक जो हैं फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं भेजना चाहते हैं। एक नई ट्रेंड पाई गई है जिसमें लोग कहते हैं कि अनस्कूलिंग, के बच्चे को सब दूसरी कुशलताएं सिखा रहे हैं, वो स्किल्स सिखा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी सिखा रहे हैं, पर स्कूल में फॉर्मली नहीं भेज रहे हैं अभिभावक, उनको घर पे ही सब कुछ सिखा के उनको सक्षम बना रहे हैं सामाजिक तरीके से, और हर तरह के स्किल्स को उनमें ला रहे हैं। तो ये अनस्कूलिंग और एक ट्रेंड है जो आप कई बार पा सकते हैं कि बड़ी सिटीज़ में लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। मैंने देहरादून में भी अनस्कूलिंग का पैटर्न देखा है। लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, और क्लास 10th वो हम ओपन बोर्ड से कराते हैं, और बच्चे का जो विकास है जिसकी हम बात करते हैं, स्कूलिंग की बात करते हैं, हम उनके करियर पर बात करते हैं, कितना इफेक्ट डालता है ये अनस्कूलिंग वाला पैटर्न? ये इतना ही इफेक्ट डालेगा जितना, मतलब उसको कितना अभिभावक या उसको कितना परिवार बच्चे को पूरी तरह एंगेज करके वो स्किल्स या वो कुशलताएं बच्चे के अंदर विकसित करवा पाते हैं और उसको कहीं ना कहीं काम में लगाए रखते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई ना मिलने के बावजूद वो कई सारी कुशलताएं अच्छी तरह सीख जाते हैं और काम कर लेते हैं। जैसे कई सारे बच्चे छोटी उम्र से ही गाड़ी रिपेयरिंग या अलग अलग तरह के काम करने लग जाते हैं। पर अगेन ये देखना है कि क्या वो अपनी रुचि से कर रहे हैं और हॉबी की तरह कर रहे हैं, क्या वो अपनी रुचि और हॉबी से उसको डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। पर इसको पूरी तरह संशोधन से समझा नहीं गया है कि स्कूलिंग और अनस्कूलिंग इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसको संपूर्णतः समझा नहीं गया। हालांकि कुछ लोग, जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है जैसे गुरुकुल सिस्टम है और मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम है जो स्कूल में अंग्रेजी पाठ्यक्रम का चलता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं कंपेयर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है, इन बच्चों में किस तरह के फ़र्क पाए जाते हैं, क्या इनमें आत्मनिर्भरता बेटर होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अच्छा होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बेटर है। तो ये कह पाना मुश्किल है, पर अलग अलग तरह के स्कूलिंग सिस्टम अभी भी ये लोग अपनाते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। अभी हम मुलाकात कर रहे थे एम्स ऋषिकेश में मनोचिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह रावत जी से। डॉक्टर साहब ने हमें अभी बहुत सारी जानकारियां दी और अभिभावकों को भी सलाह दी है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से मॉनिटर करें, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देखते ही आपको मनोविज्ञानी से संपर्क करना होगा, आपको कौन से ऐसे खेल हैं जो बच्चों को आपको खिलाने चाहिए, और स्क्रीन से हमेशा दूर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।